हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू स्टडी यूपी बोर्ड क्लासेस पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों सभी को पता है कि क्लास 10th में जो 20 नंबर के एमसीक्यू आते हैं वो हर साल 20 नंबर के पूछे जाते हैं। और आपको पता है कि चाहे 10th हो या 12th हो, यूपी बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल रिपीटेड होते हैं, तो इसलिए सन 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनका प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हर साल कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर से रिपीट होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए पिछले जो भी पेपर जो पिछले सेशन में हुए उन सभी का सोल्यूशन लेके आया हूँ विद आंसर के। तो ये सभी 20 एमसीक्यू हैं जो हिंदी के सेट वाइज हैं। तो हिंदी के सन 2024 का जो फर्स्ट सेट था उसका सोल्यूशन है। तो मैं चलिए आप लोगों को क्वेश्चन को रिवाइज करवाता हूँ। तो जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने बताया था कि बहुविकल्पी रहेंगे, तो ये सभी बहुविकल्पीय ही प्रश्न है। तो जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो इनका जो हमारा आंसर है, इसमें पूछा गया है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। जैसे छायावाद युग हो गया, भारतेंद्र युग हो गया। तो यहाँ पर बताया गया, तो जो भारतेंद्र युग था उसके जो थे लेखक तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। तो इसलिए इसमें ऑप्शन जो हमारा रहेगा वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूस की रात के लेखक हैं। यहाँ पूछा गया पूस की रात के लेखक हैं, तो हमें बताना है कि पूस की रात के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हमारा जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, सुदर्शन और यशपाल। तो इसका जो मुख्य आंसर हो जाएगा वो है प्रेमचंद। तो ये कृतियाँ रचनाएं लेखक से रिलेटेड हैं, तो आप लोगों को अगर लर्न होगा तो आप इसका आंसर आसानी से लगा लेंगे। अगर नहीं है तो आप प्रैक्टिस करते रहो, धीरे धीरे याद भी हो जाएंगे। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंदूर के होली के नाटककार हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है सिंदूर के होली के नाटककार हैं, ये रहा क्वेश्चन। और ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र और हरिकृष्ण प्रेमी। तो इनका जो सही आंसर है मैं आप लोगों को बता दूं, वो हमारा आंसर है श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, श्री लक्ष्मी नारायण मिश्र। नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, रूस में 25 मास यात्रावत के लेखक हैं। तो इसमें पूछा गया है कि रूस में जो 25 मास यात्रावत के लेखक हैं वो लेखक कौन है। तो ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर मासे, राम वृक्ष बेनीपुरी, राहुल साकत्यानंद। तो ये आपको कृतियाँ और लेखक जो स्टार्टिंग में बुक में दिए जाते हैं वहाँ से ही आपको लर्न कर लेनी। अगर नहीं करते हो तो मैं जिस हिसाब से मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, अगर साथ साथ प्रैक्टिस करते रहोगी तो ये सारी आपको लर्न हो जाएंगी। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो राहुल साकत्यानंद रह जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक कौन है। तो ऑप्शन है हमारे कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, माखनलाल चतुर्वेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो इसका जो सही आंसर है वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। तो ये कृतियाँ लर्न करने वाली चीज़ हैं, तो अगर आप याद होंगी तो आप बिना देखे मतलब ऑप्शन देखते ही आंसर लगा लोगे, और नहीं लगा या लर्न होंगी तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप प्रैक्टिस करते रहो तो धीरे धीरे लर्न भी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा था। ऑप्शन हमारे पास है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुआ ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज ग्रेसन ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो मिश्र बंधुआ ने, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीत काल की कवि ने नहीं की है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कृतियाँ थी जैसे भक्ति काल के कवि, रीत काल के कवि, तो उसी हिसाब से दिया गया। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है कवि प्रिया। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास। तो इसका जो आंसर है वो हमारा है कवि प्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा भारतेंद्र की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। मतलब इसमें पूछा गया कि भारतेंद्र की जो विशेषताएं थी उसमें से कौन सी भारतेंद्र की प्रवृत्ति नहीं है। तो फर्स्ट है राष्ट्रीय की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध,
काव्य भाषा की खड़ी रूप में प्रयोग करना। तो मैं बता दूं कि भारतन युग में जो हुआ था उसमें काव्य भाषा में खड़ी भाषा का प्रयोग नहीं किया गया था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग, इसकी इनकी प्रवृत्ति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1943 में प्रकाशित तार सप्तक का संपादक किसने किया था? ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे ने, प्रभाकर माचवे ने या गिरिराज कुमार माथुर ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे ने। उनका शॉर्ट नाम भी लिखे आता है तो आगे लिखे आता है, और पूरा नाम की बात की जाए तो इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद भाष्य आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की शक्ति पूजा की रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राम की शक्ति की पूजा रचना किसने की थी? तो ऑप्शन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और राम नरेश त्रिपाठी। आगे एक ऑप्शन डी और है, तो उसे देखते हैं। तो ये आंसर है महादेवी वर्मा। तो इसका जो सही आंसर था वो था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ से हमारी ये रचनाएं कृति यानी फर्स्ट बुक से खत्म हो जाती है। हमारा जो स्टार्ट होता है 10 क्वेश्चन के बाद वो हमारा ग्रामर वाला पोर्शन होता है। तो आगे हम देखते हैं। तो हमारा दिया गया हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे से जैसी गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर रस पूछा गया। ऑप्शन दिया गया वीर रस। आप सभी को पता है जब वीर रस होता है तो हमें वीरता की बात की जाती है। करुण रस में किसी का शोक वगैरह होता है तो करुण रस होता है। और श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका के मिलन की बात की जाती है तो वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। तो हम आप ऊपर अगर ऑप्शन में पढ़ें तो हमें देखने को मिलता है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसी खाल, मतलब हास्य की बात की जा रही है। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? हास्य रस। देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है वो हमारा हास्य रस सही ऑप्शन है, तो हास्य रस हो जाएगा। आगे हमारा है उस काल मारी क्रोध के तन कांपने लगा उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ अलंकार पूछेगी। उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे देखते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं जो क्वेश्चंस आते हैं वो 10 बुक से आते हैं और 10 ग्रामर के क्वेश्चन से आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो सुमिरन सिद्ध होई गणनायन करवर वदन, करऊं अनुग्रह सोही बुद्धि राशि शुभदन शुभगुण सदन। ऊपर पंक्तियों में छंद पूछा गया। तो ये पूछा गया इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो मैं आप लोगों को ऑप्शन दिखाता हूँ। ऑप्शन है ये देख सकते हैं आप। ऑप्शन है सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलियां। तो आप लोगों को पता है जो दोहा होता है सोरठा का उल्टा होता है, और क्या होता है दोहे में तुक लगी होती है लेकिन सोरठे में तुक नहीं होती है। तो हमने जब ऊपर पढ़ा था तो हमें ऊपर पढ़ने से आभास हुआ था कि उसमें कहीं भी तुक नहीं लगी थी। तो इस प्रकार आप आसानी से देख सकते हो। जैसे मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोग देख सकते हो इसमें कहीं भी हमें तुक नहीं मिल रही है। और दूसरी बात ये होती है कि इसमें जो पंक्तियां होती हैं वो दोहा जो होता है सोरठा का है, सोरठा जो होता है दोहा का बिल्कुल उल्टा होता है। पंक्तियों में जो इनकी मात्रा दी जाती है वो उन मात्राओं में डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये दोहा तो नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? सोरठा वाला। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? सोरठा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में किस शब्द के अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? देखो पहले दिया गया अनुकरण। आप लोगों को बता दूं उपसर्ग और प्रत्यय जो होते हैं वो होते हैं शब्द के आगे पीछे लग के एक सार्थक शब्द बना देते हैं। जैसे अनुकरण, कर्ण शब्द हमारा पहले से अनुकरण है तो ये शब्द में लग गए। जैसे अनुशासन, अनुशासन, शासन में अनु जोड़ा गया, शासन वर्ड अलग है, अनुसन है, दोनों के अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। यहाँ बात की जाए अनुतीर्ण, अगर अनुतीर्ण में तीर्ण हटा दोगे तो कोई शब्द नहीं निकल रहा है। अनुवाद, बाद में जोड़ा गया अनुवाद, बाद में अनु जोड़ दिया गया अनुवाद हो गया। तो यहाँ जो पूछा गया तो प्रयोग नहीं हुआ है।
तो मुख्य रूप से इसका है अनुतीर्ण, ये पूरा एक शब्द है अनुतीर्ण, इसमें अनु का प्रयोग नहीं किया गया है। आगे हम बात करते हैं नीलकंठ में। नीलकंठ में समस्त पद में प्रयुक्त समास, समास पूछा गया तो द्वंद्व समास है, बहुब्रीहि समास है, द्विग समास है और अव्ययीभाव समास। तो इसमें जो समास है वो बहुब्रीहि समास है। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं। तो पूछा है बादल का पर्यायवाची, बादल पर्यायवाची शब्द नहीं है। यहाँ पूछा है बादल का पर्यायवाची नहीं। तो आपको पता है नीरद भी होता है, आम्बुद भी होता है, लेकिन इसका ऑप्शन जो है जलद ये नहीं होता है। और एक ऑप्शन है तो उसे भी पहले हम देख लेते हैं। तो ऑप्शन हमारा जलद, तो यही हमने बताया था कि इसका जो जलद ऑप्शन है ये नहीं होगा। तो ऑप्शन डी जलद बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यस्मद यानी तुम सर्वनाम का तृतीय वचन पूछा है। आपने अगर इसके वचन याद किए, एक वचन, दो वचन, बहुवचन, तो आप इसका आंसर आसानी से लगा सकते हैं। तो इसमद में पूछा गया कि सर्वनाम का तृतीय एक वचन रूप है। तो इसमें एवाम, तत्वा, तत्, तुम्भे, तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय में तत्वा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा है आंधी आई हम घर भागने लगे और रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है, मतलब पूछा गया कौन सा प्रकार है। देखो वाक्य अलग अलग होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो सरल वाक्य क्या होता है, जिसमें एक ही वाक्य में पूरा शब्द खत्म हो जाए, जैसे मैं घर गया, एक सीधा सरल वाक्य, तो इसमें कुछ नहीं होता। मिश्र वाक्य में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक वाक्य मिश्रित किए जाते हो, इनके दो अलग उद्देश्य निकलने हो। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है, जब दो वाक्यों को जोड़ करके एक अर्थ निकाला जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था आंधी आई और हम गए, मतलब पहले आंधी आई उसके बाद हम घर भागने लगे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा संयुक्त वाक्य। यहाँ दो वाक्य मिले, आंधी और हम भागने लगे, बीच में और शब्द जो जैसे और हो गया या हो गया या और कुछ वर्ड हो गए, तो ये कैसे होते हैं, दो शब्दों को जोड़ने वाले शब्द होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य पूछा गया। वाच्य पूछा गया, वाच्य क्या है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य और इनमें से कोई नहीं। देखो इसमें क्या होता है, एक होता है कृत्य में किसी कर्म की बात की जाए, कृत्य में क्या क्रिया हो रही है, कर्म में कर्म की बात की जाती है और भाव में भाव प्रकट होता है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या मिल जाएगा, हमारा कृत्यवाच्य, क्रिया करने की बात की जा रही है, क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लास्ट क्वेश्चन है। और वो है अचानक चला गया, प्रयुक्त वाक्य में अचानक पद का व्याकरण परिचय है, व्याकरणिक परिचय। ऑप्शन में दिया गया संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया। देखो संज्ञा क्या होता है, जो किसी नाम, जैसे किसी का नाम हो गया, स्थान हो गया, इससे सब हम संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम जैसे वह शब्द क्या है, सर्वनाम हो गया, जो किसी की विशेष पुरुष शब्द की विशेषता में हो। लेकिन यहाँ पूछा गया अचानक क्या है, अचानक देखो चला गया, क्या चला गया, अचानक, जो जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण, कि जो क्रिया की विशेषता प्रकट हो। क्रिया क्या है, जो किसी कार्य का होना क्रिया कहलाता है। तो ऑप्शन इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 2025 की एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इस वजह से इनके हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो जैसे मैंने कल बताया था, कल हमारा क्वेश्चन था छयवादी युग के लेखक हैं, तो आज पूछा गया शुक्ल युग के लेखक हैं, यानी शुक्ल युग के लेखक के बारे में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है राम प्रसाद निरंजनी, सेकंड है माखनलाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदन मिश्र, और उत्तर जो इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है वो माखनलाल चतुर्वेदी। ये कैसे हैं, शुक्ल युग के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा है गुनाहों का देवता रचना विधा है, मतलब जो गुनाहों का देवता है वो क्या है, कहानी है या नाटक है या उपन्यास है या आत्मकथा है। तो जो गुनाहों का देवता है ये उपन्यास है, एक उपन्यास की तरह लिखा गया है, जैसे गोदान है। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा दिया गया है किशोरीलाल गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है, यानी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना कौन सी है, सरस्वती, राग दरबारी, दुलाई वाली या इंदुमती। तो सबको इसकी जो इनकी किशोरीलाल गोस्वामी की जो रचना है वो है इंदुमती। इंदुमती की रचनाकार कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर हम अपना फोर्थ देखते हैं।
तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन है ध्रुव सामनी के लेखक हैं, यानी ध्रुव सामनी के लेखक कौन है। तो देखो कुछ रचनाएं ऐसी हैं जो काफ़ी फेमस होती हैं, क्योंकि कई बार इधर उधर से पूछी जाती हैं और हम पढ़ते भी बार बार तो रिलर हो जाते हैं। तो जैसे ध्रुव सामनी है तो हमें अच्छे से पता है कि ये जयशंकर प्रसाद की, हालांकि ऑप्शन है जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश, लेकिन हमें अच्छे से पता है कि ध्रुव सामनी जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद की ही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी है तो जो बार बार पढ़ते हैं रट जाते हैं। तो ध्रुव सामनी यानी जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, संस्कृति और सभ्यता के निबंध के निबंधकार हैं, यानी संस्कृति और सभ्यता के जो निबंधकार हैं वो कौन है। तो फर्स्ट है रामदास गौड़, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो श्याम सुंदर दास, यानी श्याम सुंदर दास ने ही संस्कृति और सभ्यता के निबंध की रचना की थी, यानी निबंधकार वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, भावविलास के रचयिता कौन है, यानी भावविलास के रचयिता के बारे में पूछा गया है कि भावविलास के रचयिता कौन है। तो भावविलास के रचयिता पूछा गया है, तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन है भूषण, केशव, मतराम, देव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारा है देव, यानी डी ऑप्शन देव। भावविलास के रचयिता कौन है, देव। क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट देखते हैं हम। तुम्हारा है रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है, रीत मुक्त काव्यधारा की रचना है। तो ऑप्शन हमारा है सुजान सागर, बिहारी सतसई। नेक्स्ट ऑप्शन और हम देखते हैं अपने, यानी ललित ललाम, काव्य निर्णय। और तो इसका जो करेक्ट आंसर वो था बिहारी सतसई जी की थी, जो हमारी रचना है रीत मुक्त काव्यधारा, ये किसकी है, बिहारी सतसई जी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा बिहारी सतसई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष है, यानी दूसरा जो सप्तक प्रकाश वर्ष है वो कब है। तो 1943, 1951, 1979 और 1985। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें लर्न नहीं करने पड़ते हैं, जैसे दूसरा सप्तक प्रकाश वर्ष है तो ये हमें क्वेश्चन लर्न नहीं करना पड़ेगा कि इसका जो डेट है वो 1951 सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, प्रगतिवाद युग के कवि हैं, यानी प्रगतिवाद के जो कवि हैं उनके बारे में पूछा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन हमारा शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता, जगदीश गुप्त। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है शिवमंगल सिंह सुमन, ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, यानी प्रगतिवाद के युग के जो कवि हैं वो हैं शिवमंगल सिंह। नेक्स्ट देखते हैं हम। इन क्वेश्चन पूछा गया महादेवी वर्मा की रचना है। तो देखो जयशंकर प्रसाद हो गए, महादेवी वर्मा हो गए, इनकी कुछ रचनाएं फेमस हैं तो जो हम आसानी से याद रख सकते हो। त्रिधारा है नहीं, वीणा है नहीं, पंथ के साथी, यही इनकी रचना है। जो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सी, पंथ के साथी, ये महादेवी वर्मा की रचना है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, बिंद के वासी, उदासी, तपोव्रतधारी, महावनी, नारी, दुखोफारी, पंक्ति में कौन सा रस है। यानी हमें ये पूरी लाइन दी गई है और इनका हमें पूछा गया है कि इन लाइनों में कौन सा रस दिया गया है। तो मैंने कल भी जब पढ़ाया था तो रस के स्थायी भाव बताए थे, जैसे हमारा हो गया करुण रस, करुण रस में क्या होता है, सुख की बात की जाती है। हास्य रस में क्या होता है, हंसी या व्यंग की बात की जाती है। और श्रृंगार रस में क्या होता है, जब नायिका नायिका के मिलन की बात की जाती है। तो हम ऊपर जब पढ़ते हैं तो देखो एक वर्ड दिया गया उदासी, उदासी मतलब सुख की बात हो रही है, उसके बाद दुखारी मतलब दुख की बात की जा रही। तो इसके हिसाब से हम समझ सकते हैं इसमें कौन सा रस पाया जाएगा, करुण रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करुण रस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। जहाँ उपमेय में उपमान की समानता की जाए वहाँ अलंकार क्या होता है, उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार। उत्रूपक होगा नहीं, उत्प्रेक्षा होगा नहीं, संदेह होगा नहीं, तो क्या होगा, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। दिया गया है, सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्रा होती हैं। सबको पता होता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है हमारा, सोठा। जो दोहा होता है जस्ट उसका उल्टा होता है। और दोहे में क्या होता है कि दोहे के पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं दी जाती हैं और दूसरे और चौथे में 11। तो इसका ये जस्ट उल्टा हो जाए तो इसका ऑप्शन 13 सही हो जाएगा, 11 गलत हो जाएगा। 11 नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, 16 होती हैं चौपाई में, तो 12 भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो हमारा 13 सही है, दूसरे और चौथे में होती हैं, क्योंकि ये दोहा का उल्टा होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम। 14 में पूछा गया अपव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा होता है। तो मैंने देखो
प्रत्यय और उपसर्ग के बारे में बात की थी, उपसर्ग और प्रत्यय। तो इनमें क्या होता है, एक सार्थक शब्द होते हैं, उनके आगे पीछे जोड़ करके शब्द बना, जैसे अपव्यय, अपव्यय व्यय पर अलग अलग करो तो अप अलग हो जाएगा हमारा और व्यय अलग हो जाएगा। जबकि हमें पता होता है कि व्यय किसी खर्च चीज को खर्च करना को हम क्या बोलते हैं, व्यय यानी एक्सपेंडिचर को बात की जाती है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा उपसर्ग है, तो आ तो हो नहीं सकता है क्योंकि पव्यय कोई वर्ड नहीं निकलता है। तो और ऑप्शन देखते हैं, तो और ऑप्शन दिए गए हमें, उप दिया गया, उप हो नहीं सकता, उपव्यय तो है नहीं, अप और अधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप, क्योंकि अप वर्ड जोड़ने से व्यय में आगे लगाया, तो ऑप्शन सही सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। माता पिता में समास है, माता और पिता में कौन सा समास है, तो कर्मधार ऑप्शन है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास। तो को द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, बीच में डैश लगता है, जैसे माता पिता हो गई, बीच में आया डैश, माता पिता, दिन रात, सुबह शाम, आजकल, ऐसे शब्दों में बीच में क्या लगाते हैं हम, डैश करके जो लिख देते हैं, वो हमारे शब्द हमेशा क्या कहलाते हैं, द्वंद्व समास में ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, तो क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। समुद्र शब्द पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी समुद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं दिया है। सागर, सागर होता है, पारावार भी होता है, महिप जलद, जलद भी होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा महिप, महेपति, ये इसका आंसर नहीं होता है, क्योंकि समुद्र का पर्यायवाची महापति है ही नहीं, और ये 3 हैं। आगे देखते हैं, 100 शब्द में तत्सम शब्द है। तो तत्सम तद्भव क्या होते हैं, हिंदी और संस्कृत के वर्ड से लिए जाते हैं। तो देखो 100, यहाँ पर एक सत दिया गया है, यहाँ पर भी एक सत दिया गया और एक शब्द दिया गया, और इनमें से कोई नहीं दिया गया। तो देखो 100 मतलब 100 संख्या वाली बात की जाती है, तो ये सत हो नहीं सकता। ये सत सत्य वाले में जब कभी यूज किया जाता है, सत सत होते ही, सत सत नमन, तो ये हमारा जो सत होता है, जैसे लिखा हो तुमने शताब्दी, ये सेंचुरी, तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो ए हमारा सही हो जाएगा, यानी सत। 100 का क्या होता है, सत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, तो तेसाम में विभक्ति और वचन है। तो इसके लिए आपको विभक्ति और वचन याद करने होंगे तभी लगा सकते हो। तो इसका जो आंसर किया जाए, जैसे पंचमी व्यक्ति 2 वचन नहीं है, सप्तमी व्यक्ति 1 वचन नहीं है, छठी विभक्ति और 1 वचन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छठी विभक्ति। आगे हम बात करते हैं 19 में, तुमसे सोया नहीं जा सकता है, वाक्य बताइए। तो वाक्य पूछा गया है, तो तुमसे सोया नहीं जाता है, ये इसमें क्या सेपरेट, कोई कर्म की तो बात नहीं की जा रही है, हाँ, न तो कृत्यवाच्य हो गया, न भाव कर्मवाच्य हो गया, इसमें क्या है, भाव प्रकट हो रहा है कि तुमसे सोया नहीं जा रहा है। तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा और भाववाच्य हो जाएगा। लास्ट हमारा है विकारी पद नहीं है, इसमें ये पूछा गया विकारी पद नहीं है, तो ऑप्शन ए है, गाय संज्ञा होती है, सभा भी संज्ञा होती है, रमेश भी संज्ञा में आता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा प्रतिदिन। प्रतिदिन क्या है, विकारी पद नहीं है। तो हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। चलिए फिर हम अपने प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है चंद्रगुप्त की रचना है, यानी चंद्रगुप्त की रचना के बारे में पूछा गया कि चंद्रगुप्त की रचना है, विधा है, मतलब निबंध है, उपन्यास है, नाटक है या कविता है। तो जो चंद्रगुप्त है वो क्या, एक नाटक है, नाटक में वर्णन किया गया है, तो चंद्रगुप्त का क्या हो जाएगा, नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीप जली शंख बजी लेखक हैं, इसके मतलब लेखक कौन है, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, ये इसके हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी, बलराम वृक्ष, वैनीपुरी, दैन सत्या। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर का है, दीप जली और शंख बजे, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड है हमारा, युगोत्तर शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। देखो इससे पहले भी हम 2 सेट कर चुके हैं, इसमें एक में छायावादी युग में पूछा था, एक भारतेंद्र युग में पूछा गया था। तो हमेशा याद रखना कि एक युग से हमेशा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप हर एक युग के लेखकों को जरूर लर्न करें, क्योंकि 1 नंबर का चांसेस है वहीं से हमारे क्वेश्चन पूछने का। क्योंकि अभी तक हमने तीसरा सेट सॉल्व कर रहे हैं, हर सेट में एक हमें युग से एक क्वेश्चन जरूर मिलता है कि लेखक पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर है विनय मोहन शर्मा, मन्नू भंडारी, उपेंद्र नाथ अयस्क और सत्येंद्र देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो नीचे है सी, उपेंद्र नाथ अयस्क, यानी ऊपर ऑप्शन में देखा जाए तो उपेंद्र नाथ अयस्क ही हमारा इसका करेक्ट आंसर है, शुक्लोत्तर युग के लेखक उपेंद्र नाथ अयस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, किसके हैं,
पानी के प्राचीर के, आपका बंटी के, बूंद और सागर समुद्र के, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो सबको पता है, काफी प्रचलित इनकी रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। मतलब पूछा गया निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। ऑप्शन डी आजाद शत्रु भी इनका ही है, स्कंदगुप्त भी है, ध्रुव स्वामिनी है, अंधेर नगरी इनकी नहीं है। जयशंकर प्रसाद की अंधेर नगरी रचना नहीं है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतबद्ध काव्यधारा के कवि के बारे में बताया गया है, तो बिहारी लाल, बोधा, भिखारी दास, घनानंद। तो कवि हैं, कौन से कवि हैं? तो इसका पूछा तो आंसर हो जाएगा भिखारी दास रीतबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पद्मभट्ट के रचयिता हैं। पद्मभट्ट के रचयिता के बारे में बात की गई है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला हमारा सेनापति। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, केशव। ऑप्शन बी हमारा केशव, ऑप्शन सी पदाकर और ऑप्शन डी भूषण। तो इसका जो हो जाएगा पद्माकर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पूछा गया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी की निराला की रचना कनुप्रिया, सुनहरे सहवाल, ठंडा लोहा, राम की शक्ति पूजा। तो इनका जो करेक्ट आंसर है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो रचना है वो राम की शक्ति पूजा, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रयोगवादी कवि है। प्रयोगवादी कवि है, मतलब प्रयोगवादी जो समय है उसके कवि कौन है? तो भारत भूषण अग्रवाल, केदारनाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत भूषण अग्रवाल, ये इसका करेक्ट आंसर है, भारत भूषण अग्रवाल, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंगन के पार द्वार के रचयिता। आंगन के पार द्वार के रचयिता, इसके कौन से रचयिता? तो धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, अज्ञे, गिरजा कुमार माथुर। तो इसका जो करेक्ट आंगन के पार की बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा आगे, इसका आंसर है करेक्ट आगे के द्वारा ही रचना की गई है, आंगन के पार द्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, कृष्ण की करुण रस का स्थायी भाव है। तो मैंने पहले भी बताया था कि इससे पहले कि जैसे नहीं पूछा गया, लेकिन मैं करुण का मतलब बताया था कि करुण में क्या होता है, शोक की बात की जाती है। तो क्रोध किसका होता है? क्रोध तो इसका हो नहीं सकता। शोक में इसका करुणा के बारे में बात की जाए, हास्य में हंसी की, भय में भयानक में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा शोक, करुण में शोक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चरण कमल बंधु हरिराई में प्रमुख प्रयुक्त अलंकार है। ये काफी प्रयुक्त फेमस लाइन है, काफी बार मतलब उदाहरण में दी जाती है, चरण कमल बंधु राय। तो ये किसका आंसर हो जाएगा? रूपक। उत्प्रेक्षा होगा नहीं, उपमा होगा नहीं और ना ही यमक होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है रूपक, चरण कमल बंधु हरिराई। नेक्स्ट देखते हैं, रोला छंद में प्रयुक्त कितनी मात्राएं होती हैं? रोला छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो देखो, जिसको फर्स्ट ऑप्शन दिया है 24, रोला में कितनी होती है? चौपाई 24, 16 चौपाई में होती हैं और 11 13 ये तो अलग अलग हैं, तो इनका कोई मतलब नहीं निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, अभ्यागत में उपसर्ग है। अभ्यागत में देखो मैंने बताया तो उपसर्ग हो या प्रत्यय हो, पीछे सार्थक शब्द निकलता है। तो अभ्यागत में क्या होगा? अभि धन आगत, आगत या यागत। तो इसका देखो अनु तो हो नहीं सकता, अपि भी नहीं हो सकता है। और नेक्स्ट दो ऑप्शन देखते हैं, अब और अभी। तो इसका क्या हो जाएगा? अभी धन आगत, अभ्यागत बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, समास की पूछा गया कि निम्न में समास है। तो नील कमल, नील के समान कमल, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व नहीं होगा। द्वंद्व में मैंने कल भी बताया था, जिसमें बीच में डैश आती, दुग भी नहीं होगा, कर्मधार भी नहीं होगा, कर्मधार हो जाएगा और बहुब्रीय नहीं होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कर्मधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, यानी योगी में कौन सा शब्द होगा? तो योगी तद्भव तत्समय, संस्कृत और हिंदी वर्ड होती है, योगी का क्या हो जाएगा? जोगी। और ये दोनों तीनों आंसर ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
युष्मत शब्द की सप्तमी व्यक्ति एक वचन का रूप होगा। देखो वचन आपको याद ही करने पड़ेंगे, इससे ये कोई इसमें नहीं होता है कि चलो एक बार हम देख लें तो है, या तो जो पढ़ा है उसी में से आ जाए, लेकिन इससे बेटर ये है कि आप लर्न कर लो। लेकिन मैं फिर भी देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट पूछे जाने वाले हैं उनकी एक सीरीज बनाऊंगा जिसमें आपको सभी एक बार रिवाइज करा देंगे, जो ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। तो इसका हो जाएगा तब, तत्व, तयई या तुभ्यम। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सप्तमी व्यक्ति में हमेशा क्या होता है, त्वयि। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 18 में, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 बिल्कुल गलत है, 3 यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। रचना के आधार पर वाक्यों को कितने प्रकार से बांटा गया है? 3 हिसाब से, साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य, या फिर जो एक और वाक्य होता है उसके आधार पर किया जाता है। 3 प्रकार में दिए जाते हैं। तो इसके रचना के आधार पर कितने प्रकार के हो जाएंगे? 3 प्रकार के वाक्य। आगे है भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में किसकी? भाव की तो प्रधानता होती है, कर्ता की नहीं होती है। कर्ता में कर्ता वाला हो जाता है, कर्मवाच्य में कर्म हो जाएगा, क्रिया से नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भाववाच्य में भाव की ही प्रधानता की जाती है। आगे लास्ट क्वेश्चन हमारा अवकारी शब्द है, अभिकारी शब्द, तो जिसमें इंद्र ये भी नहीं होगा, गाय भी नहीं होगा, आप भी नहीं होगा, यथासंभव। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यथासंभव, क्योंकि इंद्र नाम है, गाय भी नाम है, आप मतलब सर्वनाम में आ जाएगा, तो ये यथासंभव भी हमारा अभिकारी शब्द हो जाएगा। हम हर एक सेट में 20 MCQ करते हैं, उसी प्रकार से सेट में भी हम 20 MCQ करेंगे, जो सन 2025 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए फिर इन्हें स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक, इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। यानी हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार और आलोचक एवं इतिहास के रूप में जाने जाते हैं, तो कौन है? बालकृष्ण भट्ट, पद्मलाल, पन्नालाल बख्शी, रामचंद्र शुक्ल, इनमें से कोई नहीं। तो जो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार के रूप में जाने जाते हैं वो रामचंद्र शुक्ल हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, यानी महादेवी वर्मा द्वारा जो रेखा चित्र रचित है वो कौन है? तो ऑप्शन है हमारे जिंदगी मुस्कुराई, अतीत के चलचित्र, गांव की सांझ, बाजे पायलिया के घुंघरू। अब यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया था रेखा चित्र, यानी रेखा चित्र, और ऑप्शन में देखो अतीत के चलचित्र, तो कुछ मैच कर रहा है, इस हिसाब से भी हम लगा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अतीत के चलचित्र। वैसे करेक्ट आंसर इसका यही है, अतीत के चलचित्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, कोणार्क के रचनाकार हैं। पूछा गया कोणार्क के रचनाकार हैं जगदीश माथुर, राम कुमार वर्मा, और जयशंकर प्रसाद, और विष्णु प्रभाकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगदीश माथुर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? जगदीश माथुर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, जगदीश माथुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन हमारा है, चलो चांद के पार रचनाकार। चलो चांद पर चले, इसके रचनाकार पूछे गए। तो ऑप्शन है हमारे ये धर्मवीर भारती, बी जयप्रकाश भारती, सी अज्ञे, डी मोहन राकेश। तो इसका करेक्ट आंसर है जयप्रकाश भारती। जयप्रकाश भारती की रचना है चलो चांद पर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, तूफान के बीच रचना विधा है। मतलब रचना विधा है क्या है? विधा का मतलब होता है कहानी, उपन्यासकार है, नाटक है, क्या है? तो इसमें पूछा गया कहानी, उपन्यास, एकांकी, रिपोर्टाज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिपोर्टाज। तूफानों के बीच क्या है? रिपोर्टाज। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 6 है, केशव दास किस काल के कवि है? ऑप्शन है आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास आदिकाल के रीतकाल के कवि है। देखो मैंने बताया था काल से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्टिंग में जो होता है युग से पूछे जाते हैं, जिसमें छायावाद युग हो गए, भारतेंदु युग हो गए। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा कोई ना कोई हमें हर एक सेट में देखने को मिला है। तो हम इनकी प्रैक्टिस अच्छे से जरूर कर लें, क्योंकि ये हमेशा कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन जरूर हमें मिल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, भारत भारती के रचनाकार हैं। मतलब भारत भारती के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, माखनलाल चतुर्वेदी, या सूरदास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। इन्होंने द्वारा ही रचना की है भारत भारती। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भारतेंदु युग की समयावधि है।
देखो मैंने अभी जस्ट ऊपर बोला था कि हमें युग से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर मिलती है। तो रचना पूछ लेते हैं कि इस काल की एक रचना कौन है, सॉरी कवि कौन है, या युग की देखो यहाँ पर अवधि पूछ ली। तो 1928 तक ये गलत हो जाएगा। 1968 से 1919 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1968 से 1919 तक क्या चला था, भारतेंदु युग, और ये दोनों गलत, ऊपर वाला भी गलत। तो भारतेंदु युग की समय याद ही रखना 1868 से 1900 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया कि सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सी सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है। तो ग्राम्या, स्वर्णधूल, कामायनी और युगांत। तो सबको पता है कामायनी किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है। तो ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है कामायनी। कामायनी इनकी रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रीत के रीत मुक्त काव्यधारा के कवि हैं बिहारी लाल, पद्माकर, 2 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, केशव दास और घनानंद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे ग्रामर का स्टार्ट होता है। तो दिया गया है, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। उपयुक्त पंक्ति में रस पूछा गया। रस को मैंने पहले से ही बताया था। देखो बीरस में क्या होता है, जहाँ वीरता की बात की जाए। हास्य रस में क्या होता है, जहाँ हास्य मतलब हंसी की बात की जाए। करुण रस में क्या होता है, करुण यानी शोक की बात की जाए। और रौद्र रस में क्या होता है, जहाँ गुस्सा की बात की जाए। अब यहाँ देखो, हा रघुनंदन प्रेम प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस लाइन को समझो, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, यानी कवि कहने को कहता है कि मतलब उनके बिना बहुत दिन बीत चुके हैं। तो मतलब क्या है, यहाँ में क्या हो रहा है, करुणा महसूस हो रही है, करुणा हो रही है। तो यहाँ क्या आंसर उसका, इसमें करुणा महसूस हो रही, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, मतलब किसी के बिना बहुत दिन जिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करुण रस। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ज्यों आँखुन सब देखियो आँखुन देखी जाए, आँखुन ना देखी जाए। देखो, ज्यों आँखिन सब देखियो आँखन ना देखी जाए। यहाँ देखो आँखों की तुलना की गई है, दोनों से किसकी गई, आँखों से तुलना की गई। अगर ऑप्शन देखते हो तो ऑप्शन मतलब अलंकार पूछा गया, कौन सा अलंकार है। और ऑप्शन देखते तुम्हारा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखो यहाँ क्या बात की, दोनों में तुलना की जाती है। और तुलना कैसी है, बहुत ही बारीक सी तुलना है। जब क्या होता है, जब दो चीज़ों की तुलना की जाए और जिनमें अंतर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वो कौन सा कहलाता है, रूपक अलंकार। तो इसका क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। यहाँ देखो दोनों की तुलना की, आंखों की तुलना की जा रही है, लेकिन दोनों में अंतर दिया गया, लेकिन बहुत बारीक अंतर है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार। रूपक की पहचान ही होती है जब दो चीज़ों के बीच में तुलना की जा रही हो और दोनों में विभेद यानी अंतर करना बहुत मुश्किल हो, तो वहाँ क्या होता है, रूपक अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया, सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं होती हैं। देखो सबको पता है कि दोहा का उल्टा क्या होता है, सोरठा। और दोहे में क्या होता है, दोहे में पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं दी जाती हैं, 3-3 दी जाती हैं। और दूसरे और चौथे में 11-11। तो ये जिसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी हो जाएंगी, 11-11। तो हालांकि ऑप्शन ए ये भी गलत है, 11-13 ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं, 11-11 मात्राएं और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11-11 मात्राएं। क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं अपना। सुगम शब्द के प्रत्यय उपयुक्त उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग देखो हमेशा बताया, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं, पीछे लगते हैं। तो इसमें पूछा गया सुगम शब्द में प्रत्यय क्या है। देखो गम वर्ड है, अलग एक वर्ड निकल रहा है, और आगे क्या लगा है, सुगम। तो हम इससे आसानी से पहचान सकते हैं कि इसका जो प्रत्यय है वो क्या होगा, सु। सा भी नहीं होगा, सुग भी नहीं होगा, गम भी नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है सु। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। नवरत्न में समास है, मतलब 9 रत्नों वाला, उससे समास पूछा गया। तो कर्मधार नहीं है, द्विगु समास। इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, द्विगु समास। देखिए अगर मुझे टाइम मिला तो मैं समास की एक अलग से पूरी क्लास कराऊंगा, जिसमें आपको सभी से समास अच्छे से भी रिवीजन भी करवा दूंगा, और प्रैक्टिस अगर आप पहली बार भी पढ़ रहे हो तो सभी आपके समास क्लियर हो जाए। एक समास है आपका, और अलंकार भी है। तो इनका भी मैं एक बार पूरा रिवीजन कराऊंगा, एक एक करके अलंकार पूरे आपको पढ़ा दूंगा। तो चलिए फिलहाल अभी हम एमसीक्यू को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, भू, धरा, वसुधा। देखो ये तीनों किसके हैं, पृथ्वी के, लेकिन प्रसून नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रसून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, तात्म शब्द के विभक्ति एवं वचन है। देखो विभक्ति और वचन तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो इस हिसाब से अगर तात्विक याद किए होंगे तो इसका क्या हो जाएगा,
चतुर्थी विभक्ति और एक वचन, ये इसका करेक्ट आंसर है। द्वितीय विभक्ति ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट देखें, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं। अर्थ के आधार पर वाक्यों को मतलब कितने भागों में बांटा गया है? 4, ये भी गलत है। 2, 5, ये भी गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत में प्रधानता होती है, कृतवाच्य में प्रधानता होती है क्रिया की, विशेषण की, कर्ता की, कर्म की। तो कृत में किसकी होती है? कर्ता की विशेषता की जाती है। तो क्या हो जाएगा? कर्ता। क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारा और 20 क्वेश्चन नंबर है। जिनके अलग अलग रूप में वाक्यों में मिलते हैं वो पद कहलाते हैं। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वो पद कहलाते हैं। विकारी, अवकारी, प्रत्यय पद या अप्रत्यय पद। तो जिनके वाक्य में अलग अलग रूप मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? विकारी पद। तो हमारी 25 के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले ये प्रश्न हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, मतलब रक्षाबंधन के नाटककार पूछे गए हैं। तो उपेंद्र नाथ ऐस्क, हरिकृष्ण प्रेमी, रामकुमार वर्मा, चतुरसेनी शास्त्री। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हरिकृष्ण प्रेमी। ये रक्षाबंधन के नाटककार हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना है वो पूछी गई है। तो इनकी रचना जो फर्स्ट दी गई संस्कृत की 4 अध्याय, ये काफ़ी इनकी प्रमुख रचना है, फेमस रचना है। तो इसका क्या हो जाएगा? संस्कृति के 4 अध्याय। ये किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर जी की। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम अपना। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, राग दरबारी रचना के उपन्यासकार हैं, मतलब जो राग दरबारी रचना है उसका उपन्यास जो है वो किसने लिखा था? तो कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अज्ञेय, नरेश मेहता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल के ने रचना की है राग दरबारी जो उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम अपना। शुक्ल युग के अन्य नाम निम्न में से हैं, मतलब शुक्ल युग को और किस किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसाद युग से भी जाना जाता है, प्रेमचंद्र युग के नाम से भी जाना जाता है और छायावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनमें से सभी, क्योंकि शुक्ल युग को इन तीनों नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु प्रभाकर पूछा गया, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, यानी कि ये कौन सी युग के कहानीकार रहे हैं? तो भारतेंदु युग, इसके भी नहीं है, छायावादी युग के भी नहीं है, द्विवेदी युग के भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विष्णु प्रभाकर स्वातंत्र युग के कहानीकार रहे हैं। जो स्वातंत्र युग चलता है 1947 से अब तक के, उसके बीच में, तो ये उसी के हैं। तो इनमें से ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, इस वजह से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम अपना। अब पूछा गया भावविलास के रचनाकार हैं, यानी भावविलास के रचनाकार हैं। भावविलास किसकी रचना, मतलब रचनाकार किसके द्वारा रचना की? तो केशव दास, देव, पद्माकार, मतराव। तो इसका क्या हो जाएगा? देव। देव के द्वारा भावविलास की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं हैं, मतलब प्रयोगवादी की विशेषता है त्रिमयी कल्पना की प्रधानता, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम, जैसे इसका आंसर ये हो जाएगा रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। लेकिन और ऑप्शन दिए गए उन्हें नीचे ऑप्शन को देखते हैं। ये प्राकृतिक वर्णन, असुरात की प्रशंसा। तो इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, आंसर क्या था? रूढ़ियों के प्रति विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, काव्य की प्रकृति एवं रचना शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं? मतलब जो काव्य की रचना के शैली के आधार पर रीतकाल की कितनी धाराओं को स्वीकार किया गया है? तो ऑप्शन में 1 है, 5, 3, 6, मतलब 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3। जो तीन धाराएं स्वीकार की गई थी काव्य में रचना शैली के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। इसमें पूछा गया जौहर काव्य के रचनाकार हैं, जौहर काव्य के रचनाकार हैं श्याम नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, सुमित्रानंदन पंत, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। जौहर काव्य के रचनाकार कौन है? श्याम नारायण पांडे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम 10।
चिदम्बरा के रचनाकार, ये काफ़ी फेमस रचना है, कई बार सुनी भी होगी। चिदम्बरा के रचनाकार, तो ये किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। जयशंकर प्रसाद भी नहीं होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी नहीं होंगे। इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद। चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर अपना 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया गया है, पुण्य पुण्य मुन्य उकसे अकुलाही, देख दशा हर गन मुस्काई। तो देखो इसमें पूछा है उपयुक्त पंक्ति में रस कौन सा है। तो देखो हमें पढ़ने के लिए हमें सिर्फ 2 ही रस पढ़ने हैं, एक हास्य रस और करुण रस। हमारे सिलेबस में 2 ही रस दिए गए, वैसे होते तो 11 हैं, लेकिन हमें हास्य रस और करुण रस को ही पढ़ना है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हंसी होता है और करुण रस का शोक होता है। तो देखो सबसे पहचान की बात है कि हास्य रस में क्या होता है, हंसी की बात की जाती है और करुण में शोक की बात की जाती है। तो देखो यहाँ एक वर्ड दिया गया मुस्काई, इस बात से हम पहचान सकते हैं कि रस में क्या दिया गया है, हंसी की बात की जा रही है। तो इस प्रकार से इसका रस कौन सा हो जाएगा? हास्य रस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12 अपना देखते हैं। पूछा गया, आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है, मतलब इसमें पूछा गया कि इसमें कौन सा अलंकार दिया गया। ऑप्शन है हमारे अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। अब देखो हमें अलंकार की बात की जाए तो हम 3 अलंकार पढ़ने होते हैं, हमें उपमा अलंकार और रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसमें हमसे पूछा गया है कि आहूत सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी, और इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ देखो आहूत सी गिर पड़ी, इसकी तुलना किससे की है? और चमक उठी ज्वाला सी, चिता पर जो आहूत सी गिर पड़ी है उसकी तुलना किससे करी? ज्वाला से चमक उठी। तो यहाँ एक चीज की तुलना दूसरे से की जा रही है, जो जिसकी गुणों की श्रेष्ठता से की जा रही है। तो इसका क्या हो जाएगा अलंकार? उपमा अलंकार। इसका ऑप्शन हो जाएगा उपमा अलंकार। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम अपना। दुहा छंद का ठीक उल्टा छंद होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि दुहा का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सोठा। ना तो चौपाई होती, ना रोला होता और ना वर्वे। तो क्या हो जाएगा? सोठा। दुहा का उल्टा क्या होता है? सोठा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम अपना। अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। उपसर्ग आपको मैंने हर क्लास में आपको बताता हूँ। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगते हैं। तो देखो एक रूप, वर्ड दूर से में दिख रहा है रूप, और रूप में आगे हम क्या मिला रहे हैं? अनुरूप। तब हमारा क्या पूरा वर्ण बना? रूप, अनुरूप। तो इसमें 2 शब्दों में तोड़ सकते हो। तो रूप को अलग कर दो, आगे क्या आ रहा? अनु। तो इसका हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? अनु। बिल्कुल आसानी से पहचान सकते हो। तो ऑप्शन आ भी नहीं होगा, अन भी नहीं होगा, सॉरी ये दोनों गलत हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुरूप। अनु। रूप तो होगा नहीं क्योंकि ये प्रत्यय है, सॉरी हाँ प्रत्यय पीछे लगा है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, रामकृष्ण में कौन सा समास है। देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे सुबह शाम, बीच में जो डैश लगती है, सुबह शाम हो गया, या दिन रात हो गया, या तुम्हारा आजकल हो गया। तो बीच में 2 शब्दों के बीच में जहाँ डैश आती है वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास। हमेशा द्वंद्व की जाती है, और दोनों के अलग अलग सार्थक अर्थ निकलते हैं। जैसे राम का अलग सार्थक अर्थ है, कृष्ण का अलग सार्थक अर्थ है, बीच में डैश लगे तो इसका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ना अव्ययी भाव समास होगा, ना कर्मधारय, ना तत्पुरुष समास। तो ये काफी अच्छी पहचान हमने आप लोगों को बताई थी, इससे आसानी से पहचान सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम अपना। वायु, समीर, बयार, पर्याय, इन तीनों में दिया गया है कि ये किसके मतलब पर्याय, किसके पर्यायवाची शब्द हैं। सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई। तो ये तीनों किसके पर्यायवाची शब्द हैं पूछा गया है। सूर्य के नहीं है, तारों के नहीं है, और हवा के। तो ये किसके हो जाएंगे? हवा, क्योंकि वायु किसका पर्यायवाची है? हवा का। समीर भी और बयार भी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, तस्में शब्द में विभक्ति और वचन पूछा गया है। तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, चतुर्थी विभक्ति और एक वचन। तस्में दिया गया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। हालांकि देखो इन्हें तो याद ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं एक इंपॉर्टेंट सीरीज लेके आऊँगा जिसमें कुछ ही विभक्तियाँ और वचन आपको लर्न करने पड़ेंगे, उसी में से आपको मिल जाएंगे। हालांकि अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये रिपीटेड हो जाएंगे, इन्हीं में से कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, मतलब जिसमें संदेह दिया जाता है वो क्या होता है? साधारण वाक्य। साधारण वाक्य तो हो नहीं सकता, प्रश्नवाचन में क्वेश्चन पूछा जाता है। और संदेहात्मक वाक्य, तो ये क्या हो जाएगा? संदेशात्मक वाक्य, क्योंकि इसमें संदेह होता है, नकारात्मक नहीं दिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संदेहात्मक वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। मैं पत्र लिखूंगा, वाक्य में कर्म, वाच्य में परिवर्तित वाक्य।
मैं पत्र लिखूंगा इसे कर्म वाच्य में बदला जाए तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता की जा रही है, मेरे द्वारा क्या किया जाएगा, पत्र लिखा जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा और ये तीनों गलत हैं। लास्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से पूछा गया कौन सा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, ये किसकी बात कर रहा है, समय की, हम प्रतिदिन ऐसा काम करते हैं तो समय की बात करते हैं। आसपास, आसपास मतलब क्या है, मेरे आसपास है, जैसे मेरे वो चीज पास में रखी तो वो किस पर रखी, स्थान पर रखी, तो अब ऊपर बात भी स्थानवाचक की करा तो क्या हो जाएगा, आसपास। यही ऑप्शन इसका करेक्ट है, आसपास। बहुत तो संख्या की बात कर रहा है, स्वयं खुद की बात कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, आसपास। तो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा स्टार्ट करने से पहले हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध हैं, यानी आचार्य रामचंद्र जो शुक्ल हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, कहानी लेखन के लिए, उपन्यास लेखन के लिए, आलोचना लेखन के लिए, या नाटक साहित्य के लिए। लेकिन इससे पहले देखो हमने एक सेट में क्वेश्चन आया था, आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध लेखक हैं, वहाँ उल्टा करके पूछा गया, तो उसका ऑप्शन क्या था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लेकिन यहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल दिया गया और ऑप्शन दिए गए। तो इस प्रकार से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आलोचना साहित्य के लिए ये प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना। गोदान उपन्यास के लेखक हैं। देखो गोदान एक काफ़ी प्रसिद्ध उपन्यास रहा है, जो काफ़ी लोगों को मतलब प्रचलित ही है, आम भाषा में समझ सकते हो, जो काफ़ी प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद्र का ये है गोदान उपन्यास। न तो यशपाल का है, न मोहन राकेश का, और न ही धर्म भारती का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार हैं। पूछा गया नीड़ का निर्माण फिर रचनाकार कौन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए ही हो जाएगा, हरवंश राय बच्चन। हरवंश राय बच्चन द्वारा ही लिखा गया है नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम अपना। 4 है, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। पूछा गया जो झूठा सच उपन्यास है उसके लेखक कौन है, तो यशपाल, कमलेश्वर, राघे राघव, चतुर्सेनी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यशपाल। झूठा सच उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति है, यानी जो छायावाद युग है उसकी मुख्य प्रवृत्ति क्या है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, रीत ग्रंथों का निर्माण, श्रृंगार, प्रेम वेदना, या भक्ति भावना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आश्रयदाताओं की प्रशंसा। छायावाद युग में जो प्रवृत्ति दर्शाई गई है वो आश्रयदाताओं की प्रशंसा के बारे में प्रवृत्ति है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अपना। कलम का सिपाही जीवनी है, ये भी देखो काफ़ी प्रसिद्ध जीवनी है जो कई बार पूछी जा चुकी है, और ऐसे क्वेश्चन की संभावना भी रहती है कि नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट जो 2025 है उसमें आने की भी संभावनाएं रहती हैं। तो कलम की सिपाही किसकी है, प्रेमचंद्र की, ना जयशंकर के प्रसाद की है, ना मोहन राकेश की, ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। कलम की सिपाही किसकी है, प्रेमचंद की। याद रखना, गोदान प्रेमचंद की, कलम की सिपाही जीवनी किसकी है, अब प्रेमचंद की। याद रखना गोदान है क्या, गोदान एक उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। घनानंद किस काव्य धारा के कवि है, मतलब पूछा गया जो घनानंद कवि हैं वो किस काव्य धारा के, रीतबद्ध के, रीत सिद्ध के, रीत मुक्त के, या आधुनिक काल के। तो जो घनानंद हैं वो रीत मुक्त के काव्य धारा के कवि हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 अपना। 8 में पूछा गया हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, गुलाब राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। हंस पत्रिका किसके द्वारा संपादक की गई थी, मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जहाज का पंछी कृति विधा है, यानी जहाज का पंछी जो कृति है वो कौन सी विधा है, मतलब नाटक है, कहानी, उपन्यास है, या निबंध संग्रह है। तो जो जहाज का पंछी है वो एक क्या है, उपन्यास है। जैसे गोदान मैंने अभी बताया था, गोदान क्या था, एक उपन्यास, वैसे ही जहाज का पंछी क्या है, एक उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। देखो ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1942 नहीं है, 1953 ये भी गलत है, 1943 जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। नीचे देखते हो ऑप्शन में देखो दिया गया है 1943, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1943 तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष। ये क्वेश्चन हम सेकेंड बार पढ़ रहे हैं, तो याद रखना तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है, 1943 में। नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा व्याकरण से निर्वेद स्थायी भाव है,
देखो, अगर इससे पहले जो हमने एक रस छंद अलंकार की एक क्लास चलाई थी, जिसमें मैंने रस छंद अलंकार पढ़ाए थे, उसमें मैंने पढ़ाया था कि आपको जो रस पढ़ने थे वो 2 रस थे, एक करुण रस और हास्य रस 2 ही पढ़ने थे। यही आपके 2 सिलेबस में है। लेकिन मैंने स्थायी भाव सभी के पढ़ाए थे 11 के 11, क्योंकि मैंने बोला था कि स्थायी भाव कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अगर रस पूछे जाएंगे तो हास्य रस या करुण रस ही पूछे जाएंगे, लेकिन स्थायी भाव कहीं से पूछ सकते हैं। तो मैंने जब स्थायी भाव बताया था तो मैंने बताया था निर्वेद किसका स्थायी भाव है? शांति का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? शांत रस। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? निर्वेद। तो इसलिए अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप वो क्लास जरूर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने रस, छंद और अलंकार बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल क्लियर कराए हैं, जिससे कि आप आसानी से बिल्कुल और सटीक मैंने तैयारी कराई है कि उन क्लास देखने के बाद कोई भी आप ऑप्शन गलत नहीं करोगे और आप कैसा भी कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए जरूर कर लोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पीपर पात सरस मन डोला अलंकार। देखो, जस्ट अलंकार आ गया। मैंने बताया था अलंकार वैसे 2 प्रकार के होते हैं, एक शब्द अर्थालंकार, लेकिन हमारे में जो है वो अर्थालंकार है। और अर्थालंकार 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से हमें कितने पढ़ने थे? मात्र 3 अलंकार पढ़ने थे। उसमें से था हमारा उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक। तो इसमें पूछा गया है पीपर पात सरस मन डोला। पीपर पास सरस मन मोला, जो मन डोल रहा है वो किसके हिसाब से जोड़ रहा है? जैसे पीपर का पत्ता होता है उसी प्रकार से मन डोल रहा है। तो इसमें देखो क्या पीपर पात के मन से तुलना की है, पत्ते की तुलना किससे कर रहे हैं? मन से। तो इसका तुलना की जा रही है, और तुलना किस में होती है? उपमा अलंकार में। उपमा अलंकार में क्या होता है? जब 2 वस्तुओं के बीच में तुलना की जा रही हो तो वो क्या होता है? उपमा अलंकार। वहीं रूपक अलंकार में क्या होता है? एक वस्तु को दूसरी वस्तु ही मान लिया जाए तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? जनु मनु जानो ज्यों ये वर्ड आते हैं। तो जैसे उपमा रूपक का अलंकार, रूपक का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे चरण कमल बंदो हर राय पायो जी मैंने ब्राह्म रतन धन पायो, ये सभी उदाहरण किसके हो जाएंगे? रूपक के। उपमा के क्या हो जाए? यही है पीपर पास सरस मंडोला। तो आई होप आपका रिवीजन अलंकार का भी हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। रोला छंद में कुल चरण होते हैं। अब छंद की बात की जाए तो आपकी छंद में सिर्फ 2 ही आएंगे, एक सोरठा आएगा और एक रोला आएगा। इसके बाद कोई 2 ही छंद के अलावा कोई आपको तीसरा छंद नहीं पढ़ना है। तो मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो वो क्लास ज़रूर देखिएगा। पहली बात तो आप चैनल पर जाएंगे तो वहीं मिल जाएगी, नहीं मिलती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में भी उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आप उस क्लास को ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका व्याकरण जहाँ से रस, छंद, अलंकार बिल्कुल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो पूछा गया था रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? मैंने बताया था दोहा का विपरीत क्या होता है? रोला। तो दोहे में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। उसी प्रकार रोले में भी कुल 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। पूछा गया है आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? देखो, वर्ड है आगमन। आगमन में देखो एक पीछे वर्ड क्या निकल रहा है? गमन। मैंने बताया था प्रत्यय हो या उपसर्ग हो, इनमें सार्थक शब्द के साथ कोई शब्द जोड़ा जाता है जो नया शब्द बनाता है। तो गमन में हमने क्या जोड़ा है? आ, जिससे क्या बन गया हमारा? आगमन। तो इस प्रकार से हमारा उपसर्ग क्या निकल के आएगा? आ। तो इसका करेक्ट बे भी गलत, अक मान ये भी गलत। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। भलाई में प्रत्यय, प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगाए जाते हैं। तो वर्ड है भलाई, भला। भला में हम क्या जोड़ें? जो भलाई हो जाए। तो भला में क्या जोड़ रहे हैं हम लास्ट में? आई, जो हमें बड़े फॉर्म में क्या मिल जाती है? ई। हाँ, तो लास्ट में क्या आ रहा? आई। तो इस प्रकार से भला गलत हो जाए, ई भी गलत हो जाए, क्या सही हो जाएगा? आई, भलाई। आई होप प्रत्यय और उपसर्ग आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नीला नीला अंबर में कौन सा समास है? देखो, मैंने अभी समास का रिवीजन नहीं कराया। जिस प्रकार से मैंने रस, छंद, अलंकार का रिवीजन कराया उसी प्रकार से समास का रिवीजन कराएंगे और ऐसी सरल भाषा में समझाएंगे कि आप एक बार वीडियो देख ले तो आपको बिल्कुल एक बार में ही क्लियर हो जाए, दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें पूछा गया नीला अंबर में कौन सा समास है? तो नीला अंबर की बात, नीले अंबर की बात की जा रही है, तो इस प्रकार इसमें क्या हो जाएगा? कर्मधार समास। बाकी आप लोगों को अगर आपने तैयारी कर रखी हो तो आपको अच्छे से पता होगा, नहीं तो मैं एक क्लास लूँगा उसमें आपको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो फिलहाल नीलांबर में कौन सा समास है? कर्मधार समास। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है आम का तत्सम है। मैंने बताया था तत्सम, तद्भव ये संस्कृत और हिंदी वर्ड होते हैं। तो आम का हमसे पूछा गया है कि तत्सम शब्द क्या है? तो आम का क्या हो जाएगा? आम्र। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
हालांकि 2 ऑप्शन नीचे और है, देख लेते हैं। तो अम्बु भी नहीं है और अम्ब भी नहीं है, मैंने बताया था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आम्र। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। कृतवाक्य में प्रधानता होती है। मैंने बात ऑलरेडी आप लोगों को बताए हैं और प्रैक्टिस भी कर चुके हो। तो कृतवाक्य में किसकी प्रधानता दी जाती है? कर्ता की। कृतवाक्य में किसकी प्रधानता है? कर्ता की। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन पूछा गया ताव्य शब्द में वचन और विभक्ति बताइए। ये रिपीटेड क्वेश्चन हो रहा है। मैंने वचन और विभक्ति के लिए बोला था कि आप सभी लर्न करने की जरूरत है, कुछ ही हैं जो आप लर्न कर लो, बार बार रिपीटेड वही हो रहे हैं। तो ताव्य शब्द का है, ये कौन सा हो जाएगा? चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन ताव्य का। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है, यानी निम्नलिखित में सर्वनाम है। तो सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो क्या होते हैं? सर्वनाम। जैसे काला हो गया, काला क्या है? एक काला एक रंग हो गया और विशेषता बताता है। जैसे वो है काला घोड़ा है, तो घोड़े की विशेषता क्या है? कि काली है। जैसे घोड़ा है, घोड़ा, अब तो घोड़ा स्वयं ही आ गया, घोड़ा तो एक संज्ञा हो गया। वह क्या है? यही सर्वनाम हो गया, क्योंकि वह किसी के स्थान पर, वह जैसे वह लड़का खड़ा है तो लड़के को संकेत करके बताया यार, इस संज्ञा के स्थान पर जो प्रयोग किया जा रहा है वह क्या हो जाता है? सर्वनाम। तो वह शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम। तो चलिए, कि इसकी ज़रूरत नहीं मुझे बताने, क्योंकि इसकी महत्वता क्या है ये पिछले क्लासों में आप देख भी चुके हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे जो हमें रिपीटेड मिल रहे हैं और बिना लर्न किए हम क्वेश्चन को लर्न भी कर चुके हैं। तो चलिए देखते हैं, अपने फर्स्ट क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेही वनवास के रचनाकार हैं, यानी जो विदेही वनवास है उसके रचनाकार कौन है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, सिया राम शरण गुप्त। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विदेही वनवास के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, पूछा गया है प्रयोगवादी के कवि हैं। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि ये साहित्य में जो स्टार्टिंग में दिए गए क्वेश्चन उनको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि प्रयोगवादी कवि, छायावादी युग के कवि या रचना या भारतीय युग के रचना कवि, ये जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से 1 नंबर जरूर आता, तो आप यहाँ को कंप्लीट टॉपिक जरूर कर लीजिए। तो देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है भूषण अज्ञे, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे के हैं प्रयोगवाद के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, भाव विलास के रचनाकार हैं, यानी जो भाव विलास है उसके रचनाकार कौन है? ये इससे पहले एक बार भी क्वेश्चन और आ चुका है। तो इसके रचनाकार थे देव, बिहारी लाल, ये बिहारी भी गलत हो जाएगा, चिंतामणि में और मतराम भी। तो ये सेकंड बार क्वेश्चन रिपीटेड हो रहा है, भाव विलास के रचनाकार कौन है? देव। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 तक, छत्र दशक किनकी रचना है? छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो पद्माकर की, बिहारी की, भूषण की, मतराम की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूषण की रचना है छत्रसाल दशक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं, यानी पूछा गया काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन 1 है जयशंकर प्रसाद, गिरिराज कुमार माथुर, सुभद्रा कुमारी चौहान, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काला और बूढ़ा चांद के रचनाकार सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में पूछा गया है नीड़ का निर्माण फिर से किसकी विधा की रचना है? तो ये देखो, इससे पहले ये पूछा गया था इसके रचनाकार कौन है। तो नीड़ का निर्माण के रचनाकार कौन थे? हरवंशराय बच्चन। लेकिन यहाँ पूछा गया ये विधा कौन सी है? तो जीवनी, आत्मकथा, रेखाचित्र और एकांकी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आत्मकथा। और ये आत्मकथा है किसकी? हरवंशराय बच्चन की, नीड़ का निर्माण फिर। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से शुक्ल युग के लेखक हैं। मतलब पूछा गया शुक्ल युग के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अमृत राय। नेक्स्ट 2 ऑप्शन और दिए गए, श्याम सुंदर दास और कमलेश्वर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? मतलब 4 कथन दिए गए, उनमें से एक कथन सही है। तो पूछा गया कौन सा कथन सही है? शशांक के रचनाकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये भी गलत है।
आकाशदीप की कहानी के लेखक राजकुमार वर्मा, ये भी गलत है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं, ये इसका करेक्ट आंसर है कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र जो है आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, परीक्षा गुरु किस विधा का रचना है? तो देखो परीक्षा गुरु इससे पहले 2 बार आ चुका है और ये काफ़ी बार पूछा गया और काफ़ी फेमस भी है। तो परीक्षा गुरु का क्या है? उपन्यास है। नेक्स्ट देखते हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार हैं, यानी बाणभट्ट की जो आत्मकथा है उसके रचनाकार कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रंगे राघव, धर्मवीर भारती। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए बाणभट्ट की आत्मकथा की रचना कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, हमसे पूछा गया रस के कितने अंग होते हैं? देखो मैंने रस के स्थायी भाव आपको पढ़ाए थे और रस भी बताए थे, 11 रस होते हैं, लेकिन रस के अंग नहीं बताए। तो मैं आपको बता दूं रस के 4 अंग होते हैं। एक होता है स्थायी भाव, स्थायी भाव होता है, फिर होता है विभाव, फिर अनुभव और एक संचारी भाव। तो ये 4 होते हैं, ये चारों क्या होते हैं? इसके स्थायी अंग होते हैं, याद रखना, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव और संचारी भाव। नेक्स्ट देखते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पाया पंक्ति में कौन सा अलंकार? देखो मैंने जब आपको अलंकार पढ़ाए थे तो उसमें मैंने ये एग्जाम्पल भी कराया था, सेम एग्जाम्पल रिपीटेड है। अगर आपने इससे पहले जो मैंने अलंकार रस छंद की क्लास कराई, अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास को देख लीजिए, क्योंकि उससे आपके रस अलंकार छंद बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए आप उससे आसानी से कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ देखो राम रतन की तुलना किससे कर दी गई? धन से। यहाँ राम रतन और धन को सिर्फ एक ही बता दिया गया, कोई भेद नहीं रखा गया। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार, क्योंकि जहाँ दोनों में समानता ना दर्शा करके दोनों को एक बता दिया जाए वहाँ क्या होता है? रूपक अलंकार। और उपमा में क्या होता है? एक की तुलना दूसरे से की जाती है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है? उत्प्रेक्षा में लास्ट में आते जनु मनु तनु ज्यों आदि वर्ड आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सोरठा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? मतलब पूछा गया कि सोरठा यानी जो सोरठा छंद होता है उसके पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो दोहा का उल्टा सोरठा होता है और दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 और दोहे के दूसरे और चौथे में इसमें कितनी होती हैं? 11। तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। तो सोरठा के फर्स्ट में कितनी हो जाएंगी? 11। पहले और तीसरे में कितनी होती हैं? 11। नेक्स्ट देखते हैं, पूछा गया निर्दय शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग। मैंने बताया था उपसर्ग क्या होते हैं? जो आगे लगाए जाते हैं, और प्रत्यय क्या होते हैं? जो पीछे लगाए जाते हैं। तो निर्दय में देखो आगे वर्ड क्या आ रहा है? निर प्लस दय, इन दोनों से वर्ड मिलकर बनाया तब बना हमारा निर्दय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, नील गाय में कौन सा समास है? देखो नील गाय से पहले एक नील सागर भी आया था। तो इस अगर आपको याद होगा तो उसमें मैंने बताया था कि उसमें समास कौन सा था? कर्मधार। तो इस प्रकार नील गाय में भी समास कौन सा हमारा हो जाएगा? कर्मधार समास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, खेत का तत्सम स्वरूप है। तत्सम तद्भव पूछा गया। तो देखो खेत में क्या होता है? खेत का हमेशा भूमि से नहीं होता, खेत किससे होता है? क्षेत्र। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं, युष्मद शब्द का पंचमी व्यक्ति एक वचन रूप होगा। पंचमी व्यक्ति में इसमत क्या क्या हो जाए? इसमत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, इसमत। नेक्स्ट देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है, भाववाच्य की क्रिया में प्रधानता होती है, यानी जो भाववाच्य क्रिया भाववाच्य होते हैं उसमें किसकी प्रधानता होती है? कर्मवाच्य, भाववाच्य। तो इसमें प्रधानता पूछी गई है। तो कर्म भाववाच्य में किसकी होती है? कर्ता की। तो यहाँ भाववाच्य में किसकी हो जाएगी? क्रिया की प्रधानता। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19, वाक्य के कितने तत्व होते हैं? वैसे वाक्य के प्रकार की बात की जाए तो वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, मतलब 2 प्रकार, 2 के प्रकारों को हम अंदर जाएंगे। तो लेकिन यहाँ तत्व पूछे गए, तो तत्व कितने होते हैं? एक उद्देश्य होता है, एक उद्देश्य, और एक क्या होता है? विधि। विधि, ये 2 क्या होते हैं? तत्व होते हैं। तो याद रखना वाक्य के कितने तत्व होते हैं? 2 तत्व, उद्देश्य और विधेय। नेक्स्ट देखते हैं, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अपकारी पद को अन्य किस पद के नाम से जाना जाता है? अपकारी और विकारी 2 पद होते हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो जो अपकारी पद होते हैं उन्हें
अव्यय पद के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। आई होप आपको देखने को मिला कि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड थे, और इसी प्रकार से अगर आप सभी MCQ प्रैक्टिस साथ में करते हो तो सन 2025 में आने वाले सभी MCQ आपके रिपीटेड ही मिलेंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। और मैं उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप सन 2025 की एग्जाम में 20 के 20 MCQ करके आओगे, कोई भी एक भी MCQ छोड़ के नहीं आओगे।